हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो आजकल करंट अफेयर्स में न्यूज में हर जगह आप न्यूज़पेपर खोलते हो, हर जगह एक ही वर्ड आपको बार बार देखने को मिलता है। वो है FCRA। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसको पूरा, इसकी हिस्ट्री, इसके क्या प्रोविजंस हैं, क्यों शुरू किया गया, अभी इसमें क्या चेंजेस आए हैं, 2020 में क्या चेंजेस आए, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है, ये सब चीजें हम समझेंगे आज के वीडियो में। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं स्पेंड करेंगे। बट वीडियो शुरू करें उससे पहले हर बार की तरह लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन आइकन दबा दो। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये दो सिचुएशंस कंसीडर करो। पहला सिनेरियो है कि मान लो चाइनीज गवर्नमेंट जो है ना, वो इंडिया की किसी एनजीओ को 1,000 करोड़ रुपए भेजती है। ओके, और उनसे कहती है कि आप लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पे जो भी डिफेंस या स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट चला रही है, उसके खिलाफ आप एनवायरमेंट के नाम पे प्रोटेस्ट करने शुरू कर दो। तो क्या गवर्नमेंट को ये पैसा इस एनजीओ के पास आना अलाउ करना चाहिए? एक और एग्जांपल देखो। मान लो ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है या कोई और फाउंडेशन है। ओके, और ये लोग चाहते हैं कि इंडिया के रूरल एरियाज में, गांव गुआंढ के जो एरिया, वहां पे टीबी बहुत ज्यादा फैली हुई है, जो कि एक्चुअल में इंडिया में प्रॉब्लम है। तो ये उसको इरेडिकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये फंड्स भेजते हैं वहां से, ताकि इंडिया में हर एक छोटे छोटे गांव में फ्री में टीबी की जो दवाइयां हैं वो दी जा सके। तो क्या गवर्नमेंट को इस पैसे को बैन करना चाहिए? और गवर्नमेंट कैसे डिफरेंशिएट करेगी कि कौन सा पैसा अच्छा है, कौन सा बुरा है? क्या उनके पास ऐसे लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे टूल्स हैं जिससे वो इन सबको कंट्रोल कर सकती है या रेगुलेट कर सकती है? तो यही एफसीआरए का बेसिक क्वेश्चन है कि हाउ डू वी बैलेंस नेशनल सिक्योरिटी विद सिविल सोसाइटी व्हेन इट कम्स टू फॉरेन फंडिंग। तो एफसीआरए क्या है? तो एफसीआरए, इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये इंडिया का एक कानून है जो क्या करता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल यानी कि सिटीजन, इंसान, कोई एसोसिएशन, कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट या कोई कंपनी, इन्हें अगर बाहर से पैसा मिलता है, पैसा है, सिक्योरिटीज है, कोई महंगे आइटम्स हैं, या फिर इन्हें वहां पे आओ भगत का मौका मिलता है कि यहाँ पे आओ, होटल में रहो, ये सब चीजें, तो ये इन चीजों को रेगुलेट करने के लिए जो कानून है वो है FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसको एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? तो ये है हमारी मोटा भाई की मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका कोर ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर कि जो फॉरेन फंड्स हैं ना, वो इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को नेगेटिवली अफेक्ट ना करें। वहीं दूसरे हाथ पे जो सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, इकोनॉमिक या रिलीजियस वर्क के लिए जो पैसा आ रहा है, उसको भी साथ के साथ अलाउ किया जाता रहे। तो ये फॉरेन फंडिंग पे बैन के लिए कानून नहीं है, ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ सके विदेशों से जो पैसा आ रहा है उसमें। सो दिस इज FCRA। तो अब FCRA के अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप किसे मानोगे? कोई भी पैसा, मनी, यानी कि आपको डॉलर, पाउंड, येन जो भी मिल रहा है बाहर से, कोई गिफ्ट आपको महंगा मिल रहा है बाहर से, सिक्योरिटी मिल रही है यानी कि आपको बॉन्ड्स वगैरह ये सब मिल रहे हैं, या फिर आपको गारंटी मिल रही है कि दिस मच मनी वी विल प्रोवाइड यू, या कोई वैल्यूएबल आर्टिकल मिल रहा है किसी फॉरेन सोर्स से, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब ये फॉरेन सोर्स क्या हो सकता है? कोई विदेशी गवर्नमेंट हो सकती है, कोई विदेशी सिटीजन हो सकता है, कोई विदेशी कंपनी हो सकती है, कोई विदेशी एनजीओ या फाउंडेशन हो सकती है, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एक्सेप्ट दोज जिनको गवर्नमेंट ने इंडिया में काम करने की छूट दे रखी है। एग्जाम्पल से समझो। एक यूएस बेस्ड चैरिटी है, ओके, वो 50 लाख रुपए इंडिया के एक एनजीओ को सेंड करती है, डोनेट करती है, ताकि वो बच्चों को पढ़ा सके। एक यूके बेस्ड कंपनी है, वो इंडिया में एक एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट को फंड करती है। या एक फाउंडेशन है, कोई फॉरेन फाउंडेशन है, मान लो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, वो इंडिया में कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको फंड करती है। तो ये सब फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और ये जो पैसा भेज रहे हैं ये फॉरेन सोर्सेज हैं। तो अब लॉजिकली क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट इज नॉट काउंटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर FCRA? कौन सा पैसा ऐसा है जिसे हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं समझेंगे? तो अगर आपको 1 लाख रुपए तक का कोई गिफ्ट मिलता है फॉरेन से, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। अगर इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, स्कूल को, यहाँ पे जो विदेशी बच्चे पढ़ रहे हैं, अफ्रीका वगैरह से बहुत बच्चे आते हैं, तो उनकी फीस जो है वो
फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानी जाएगी। हॉस्पिटल्स, कॉलेज, कंपनीज की ऐसी किसी भी सर्विसेज के बदले में जो पेमेंट है वो नहीं मानी जाएगी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। आप कोई सामान बेचते हो या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसकी पेमेंट जो है वो नॉर्मल बिजनेस इनकम मानी जाएगी, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। अगर आपके रिलेटिव्स बाहर रहते हैं और वो आपको पैसा भेजते हैं अप टू 10 lakhs इन 1 ईयर, तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, एफसीआरए के अंडर नहीं आएगा। और अगर कोई इंडियन सिटीजन है, एनआरआई है जो बाहर रहता है और वो इंडिया में अपनी सेविंग्स से पैसा भेजता है, तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है? डोनेशंस या जो फ्री मनी होता है ना, जो कि फॉरेनर्स बिना किसी सर्विस के बदले में, मतलब उसके बदले में आप उनको कुछ नहीं दे रहे हो, वो फ्री मनी आपको दिया जा रहा है, दैट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। देन नेक्स्ट है कि इंडिया में किन को परमिशन नहीं है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने की। तो पॉलिटिकल पार्टी और उनके जो ऑफिस बियरर्स हैं, कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एमपीज और एमएलएज हैं, जजेस हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स और पब्लिक सर्वेंट्स हैं, न्यूज़पेपर के एडिटर्स, पब्लिशर्स, ओनर्स, प्रिंटर्स, ये सब हैं। एंड जो पॉलिटिकल नेचर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने की परमिशन नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नेंस में, लॉ मेकिंग में, इलेक्शंस में या पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में। और अगर यहाँ पे फॉरेन से पैसा आएगा तो इससे इंडिया के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। देन कौन एक्सेप्ट कर सकता है इंडिया में फॉरेन कंट्रीब्यूशन? तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो जेन्युइन पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है। बट ये ऑटोमेटिकली ऐसा नहीं है कि आपने बना ली अपनी एनजीओ और आपको पैसा मिलने लग गया। तो किस-किस फील्ड में ये काम कर रही हैं? जैसे कल्चर के फील्ड में, एजुकेशन में, रिलिजन में, सोशल वेलफेयर में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में, एनवायरनमेंट, रिसर्च, डिजास्टर रिलीफ। ऐसा नहीं है कि आपने एनजीओ बना ली और आपने पैसा लेना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन 2 में से एक काम करना पड़ेगा। या तो आप अपना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन करवाओ या आप एमएचए से, मोटा भाई की मिनिस्ट्री से प्रायर परमिशन लो। तो ये किन केसेस में होगा? देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा है कि रेगुलर आपके पास बाहर से पैसा आता रहता है, मल्टीपल डोनर्स से आता है कि कोई भी उधर से भेज सकता है, फिक्स नहीं है कौन भेजेगा। तो मान लो आपने अमेरिका में अपने क्यूआर कोड लगा रखे हैं, भाई डोनेट कर दो, हम इंडिया में एजुकेशन के या टीबी के लिए, इनके लिए कर रहे हैं, तो आपको एक एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, एस्टेब्लिश्ड एनजीओ अगर आप हैं तो। बट अगर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ओके, एक स्कूल बनाना है और उसके लिए एक या दो ही डोनर हैं विदेश में, वही लोग भेजेंगे, तो फिक्स प्रोजेक्ट है, फिक्स डोनर्स हैं, लिमिटेड टाइम के लिए, तो वहां पे आपको प्रायर परमिशन लेनी होती है एमएचए की। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन और शॉर्ट टर्म के लिए पीपी यानी प्रायर परमिशन। और ये दोनों प्रोवाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो टाइमलाइन देखते हैं कि जो एफसीआरए का कानून है ये कब आया और अभी इसमें क्या इश्यू चल रहा है, क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, ये सब चीजें हम समझेंगे। इसकी टाइमलाइन अभी हम देखते हैं। तो ये शुरू होता है 1976 में। अब 1976 में इंडिया में लगी हुई थी इमरजेंसी और उस टाइम में क्या था कि कोल्ड वॉर का टाइम था वो। तो रशिया, सॉरी, यूएसएसआर और यूएसए दोनों जो हैं वो कोशिश कर रहे थे, इवन यूके या जो बड़े कंट्रीज हैं, कि ये जो छोटे कंट्रीज है ना या जो गरीब कंट्रीज है वहां की पॉलिटिक्स को, मीडिया को, पब्लिक सर्वेंट्स को और वहां के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस करके अपने फेवर में किया जा सके। तो उसको काउंटर करने के लिए 1976 में जो एफसीआरए का लॉ है उसको इनेक्ट किया गया। फिर 84 में इसकी पहली मेजर अमेंडमेंट हुई, इसके रूल्स को स्ट्रेंथन किया गया। ये आपके इतना काम का नहीं है, बस पता होना चाहिए। 1991 में आपको पता है इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स हुए। तो उसके बाद, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी से और ज्यादा डीपली कनेक्ट होगी, तो यहाँ पे एनजीओज और इंटरनेशनल जो फिलैंथ्रोपी थी, ये सब चीजें बहुत रैपिडली ग्रो करी। और इससे यहाँ पे इंडिया में फॉरेन फंडिंग और ग्लोबल पार्टनरशिप्स जो है वो भी बढ़ी। तो अब गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो 76 का चला आ रहा है, ये आउटडेटेड है इन मॉडर्न डे रियलिटीज को काउंटर करने में, इनको रेगुलेट करने में। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक नया लॉ बनाएंगे। बट वो जो पूरा 90s का डेकेड था वो बहुत ही कमजोर मिली-जुली सरकारों का, कोalition गवर्नमेंट्स का था। तो जो एक्चुअल में कानून बना वो बना 2010 में, एफसीआरए एक्ट 2010, जिसने 1976 वाले एक्ट को रिप्लेस किया और एक नया एक्ट लेके आए, जिसमें कि एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाया गया कि आपको एफसीआरए रजिस्ट्रेशन करवाना है या प्रायर परमिशन लेनी है बाहर से पैसा लेने के लिए।
इसमें ये भी कहा गया कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो वो 5 साल के लिए वैलिड है, फिर आप उसको मैंडेटरीली रिन्यू करवाएँगे, तभी आप बाहर से पैसा ले सकते हैं। फिर इन रूल्स को एक्चुअल नोटिफाई किया गया 2011 में और इस एक्ट को ऑपरेशनलाइज़ किया गया 2011 में। फिर मोदी गवर्नमेंट आई इस 2016 और 18 में कुछ अमेंडमेंट्स उसमें की गई ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी से रिलेटेड। बट जो मेजर जो अभी कहानी शुरू होती है ना, जो सारी कंट्रोवर्सी हो रही है या इतने दिन से जो भी कुछ हो रहा है, वो शुरू होता है 2020 से। तो 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अमेंड किया और एक अमेंडमेंट लेके आए, एफसीआर अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो उसमें उन्होंने कुछ प्रोविजंस दिए जिनको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और इन प्रोविजंस को फिर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन प्रोविजंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड हम इनको अपहोल्ड करते हैं। फिर 2024-25 में फिर इन रूल्स में कुछ चेंजेस लाए गए और 2026 में अब दो बड़े बदलाव हो रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट ने एफसीआरए रूल्स जो हैं उनको नोटिफाई किया है और इसके जो प्रोविजंस हैं उसको और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया है। और दूसरा, गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल लेके आ रही है जिसमें कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसपे सब आपत्ति कर रहे हैं। अब अगर आपको बिल्स, एक्ट्स और रूल्स में डिफरेंस नहीं पता तो आप पॉज करके इस स्क्रीन से रीड कर लो। ओके, और फिर आगे बढ़ना। तो अब हम देखेंगे कि 2020 के अमेंडमेंट के बाद जो एफसीआरए का लॉ है उसके क्या-क्या ब्रॉड प्रोविजंस हैं। तो ये तो वही पहले से रखा गया कि अगर आपको बाहर से पैसा लेना है, ओके, तो आपको या तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी मोटा भाई की मिनिस्ट्री से। और ये 5 साल के लिए वैलिड होगी और इसको आप एक्सपायर होने से पहले अपना रिन्यू करवाते रहो, जैसे आप अपना ब्रॉडबैंड का कनेक्शन रिन्यू करवाते रहते हो। और गवर्नमेंट जो है इसको सस्पेंड या कैंसिल भी कर सकती है अगर आप एफसीआरए एक्ट का वायलेशन करते हो। तो ये ऐसा क्यों किया गया? ताकि जो सिर्फ जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका कोई लॉफुल ऑब्जेक्टिव है वही फॉरेन फंडिंग ले पाएं। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में अटैक प्लान कर रहे हो, आप लीगली बैंक से पैसा मंगवा रहे हो, ऐसा नहीं है। दूसरा है जो 2020 में एक प्रोविजन ऐड किया गया वो था डेडिकेटेड एफसीआरए बैंक अकाउंट। तो 2020 से पहले क्या होता था कि आपकी कोई एनजीओ है, आपने एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब आप इंडिया के किसी भी बैंक के किसी भी अकाउंट में वो पैसा विदेश से मंगवा सकते हो। बट 2020 में जो अमेंडमेंट आई उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि ये भाई ये पूरे इंडिया वाला सिस्टम बंद करो। अगर आपको बाहर से पैसा मंगवाना है तो आप एसबीआई की जो न्यू दिल्ली में मेन ब्रांच है वहां पे अपना अकाउंट खुलवाओ और आप वहीं पे वो पैसा ले सकते हो। और वहां पे वो पैसा लेने के बाद आप अपने सब्सिडरी अकाउंट्स में उसको सेंड कर सकते हो, आप उसको यूज कर सकते हो बेसिकली। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा एसबीआई की ब्रांच में और यहां से आप अपनी एनजीओ की बाकी ब्रांचेस में उसको भेज सकते हो। तो इससे क्या फायदा हुआ, इसका पर्पस क्या था कि एक सिंगल एंट्री पॉइंट हो गया सारे फॉरेन फंड्स का, जिससे कि गवर्नमेंट के लिए उसको मॉनिटर करना, ऑडिट करना और ट्रैक करना इजी हो गया। देन थर्ड जो इसमें 2020 की जो अमेंडमेंट थी, इसमें जो बदलाव लाया गया वो था बैन ऑन ट्रांसफर यानी सब ग्रांटिंग। पहले क्या होता था 2020 से पहले कि आप कोई एनजीओ हो, आपने बाहर से पैसा ले लिया। अब आप उस पैसे को कैसे भी यूज कर सकते हो, आप दूसरी एनजीओ को दे सकते हो, आप किसी इंसान को दे सकते हो, आप कहीं भी दे सकते हो, ये आपकी डिस्क्रेशन थी। बट गवर्नमेंट ने अब इस पे ये जो सब ग्रांटिंग थी इस पे बैन लगा दिया। तो इसका पर्पस क्या था कि जो फंड्स हैं बाहर से आए हैं उनका डाइवर्जन ना हो और उनकी कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी जो है वो इंश्योर हो और वो जिस पर्पस के लिए आए हैं वो उसी पर्पस के लिए यूज हो, वो फाइनल बेनिफिशियरी तक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशन के लिए बाहर से फंड ले रहे हो और उस पैसे से आप इंडिया में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहे हो। तो दैट इज सब ग्रांटिंग, उसको बंद कर दिया गया। देन चौथा जो इसमें 2020 में बदलाव लाया गया वो था लिमिट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो पहले क्या होता था, आपकी एनजीओ है, आपको बाहर से 1 करोड़ मिले। अब उस 1 करोड़ में से आप 20 लाख तो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हो और 80 लाख में आप अपना ऑफिस बना रहे हो, अपनी एनजीओ के लिए मर्सिडीज खरीद रहे हो, आप बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हो, अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, आपके यहाँ पे पिज्जा आ रहा है रोज फॉर एग्जांपल, सैलरीज ले रहे हो मोटी मोटी, ऑफिस एक्सपेंसेस, और उसमें आप ये सब चीजें कर रहे हो। तो ये गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगाया कि अब आपको अगर 1 करोड़ रुपया बाहर से आता है या 100 करोड़ आता है, कितना भी आता है, तो उसमें से 80% आप ग्राउंड पे खर्च करोगे और 20% में ये सब काम आप करोगे कि आपको एनजीओ के लिए गाड़ी लेनी है, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, आपको सैलरीज देनी है, ट्रैवल है, जो भी कुछ है वो आप 20% में करोगे। ये ऐसे अंधा खाता नहीं चलेगा कि आप डोनेशन के पैसे पे मौज नहीं कर सकते। तो इससे क्या इंश्योर हुआ कि जो मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन फंड्स जो बाहर से आ रहे हैं वो इंटेंटेड वेलफेयर पे और डेवलपमेंट एक्टिविटी पे यूज हो रादर देन ऑर्गेनाइजेशनल ओवरहेड्स, या ये मान लो कि अपने खर्चे की जगह वो एक्चुअल जिस चीज के लिए आए हैं वहां पे यूज हो। देन फिफ्थ है पर्पस स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन, ये भी 2020 में ऐड किया गया
कि अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी बाहर से जो पैसा आया है वो उसी पर्पस के लिए यूज होगा जिसके लिए आपने वो मांगा है बाहर से, या जिसके लिए आपने अपनी एनजीओ को रजिस्टर करवाया हुआ है। आप फंड्स को डाइवर्ट नहीं कर सकते हो। तो मान लो आपने अपनी एनजीओ को रजिस्टर करवा रखा है और आपने कहा भाई हमारी तो एजुकेशन की, हम तो बच्चों को पढ़ाएंगे, और इसके लिए आपके पास बाहर से पैसा है। तो अब आप उसको बच्चों को पढ़ाने के लिए ही यूज करोगे, आप उसको एनवायरमेंट एडवोकेसी के लिए नहीं यूज कर सकते। सेम फॉर हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, सोशल वेलफेयर, यानी जिस चीज के लिए पैसा आया है उसके लिए ही यूज करोगे। अब अगर आप ये कहोगे कि हम एनवायरमेंट एडवोकेसी के लिए यूज करेंगे, तो गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन है कि वो आपको एफसीआरए लाइसेंस ना दे। अब आप कहोगे कि हम पब्लिक ओपिनियन के लिए पैसा, भाई एनजीओ बना रखी है हमने, पॉलिटिकल एडवोकेसी के लिए बना रखी है, तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि वो आपका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। और ये एक इसका क्रिटिकल पॉइंट है जो आगे हम इसकी डिसएडवांटेजेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फॉरेन फंड्स है उनका मिसयूज है वो प्रिवेंट होता है। देन सिक्स्थ है एनुअल रिपोर्टिंग एंड ऑडिट। तो जो भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रॉपर अपनी बुक्स और अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। फॉर्म C4 है ये सब, और ऑडिट अपने मेंटेन, मतलब प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म्स उनको बना के रखने हैं ताकि गवर्नमेंट ओवरसाइट उन पे बनी रह सके, पता रहे पैसा कहाँ से आया और कहाँ चला गया। फिर आपको एक चीज और करनी है, 2020 में ऐड किया गया कि आपके जो की ऑफिस बियरर्स हैं, आपका प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, ट्रेजरर कौन है, अगर ये इंडियन है तो इनके आधार कार्ड, अगर ये फॉरेनर हैं तो इनका ओसीआई कार्ड या पासपोर्ट जो भी एप्लीकेबल हो, वो आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करोगे अपनी एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लेते टाइम, ताकि कोई फेक आइडेंटिटी से ये एनजीओज वगैरह ना चलाए। देन है लास्ट में कि अब गवर्नमेंट के पास पावर थी 2020 के बाद कि ये इनके रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सके, इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट कर सके, इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर सके या सस्पेंड कर सके, और जो फॉरेन फंडिंग की, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की जो यूटिलाइजेशन है उसको रोक सके। तो इससे क्या होता है कि जो भी वायलेशंस हैं उसके अगेंस्ट टाइमली एक्शन लेने की पावर गवर्नमेंट के पास आ गई, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। फिर इस अमेंडमेंट को 2022 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसका नाम था नोल हार्पर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022। तो अब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन उठाया गया वो ये था कि भाई आर्टिकल 19(1)(a) जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो हमको आजादी देता है कि कोई भी एनजीओ जो है वो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, रिसर्च, पॉलिसी एडवोकेसी, ह्यूमन राइट वर्क, इसमें हम पार्टिसिपेट कर सकें। और अगर आप फॉरेन फंडिंग पे रिस्ट्रिक्शन लगाते हो तो आप इनडायरेक्टली हमारी ये सब करने की एबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। दूसरा उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19(1)(c) जो है वो हमें फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस की आजादी देता है। तो ये ऑब्वियसली फॉरेन फंडिंग को रोक के भी आप इसको भी वायलेट कर रहे हो, ऐसा इन्होंने कोर्ट में कहा। बट कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट ने कहा कि देखो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, आई लव यू बट एज ए फ्रेंड, कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे, जो कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, इन सब के बेसिस पे ली जा सकती हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। दूसरा कोर्ट ने कहा कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस तो है, बट उसके अंदर राइट टू रिसीव फॉरेन फंडिंग नहीं आता। तो कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि राइट टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आप एसोसिएशन बना सकते हो बट उसमें का ये मतलब नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली बाहर से पैसा लेने का भी अधिकार है। और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को रेगुलेट कर सके नेशनल इंटरेस्ट, सॉवरेनिटी, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक इंटरेस्ट में। और जो फॉरेन फंडिंग है उसको डोमेस्टिक फंडिंग से ज्यादा स्ट्रिक्टर रेगुलेशन के अंडर रखा जा सकता है, अगर उसमें पोटेंशियल है कि वो देश की पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो कोर्ट ने कहा कि एसोसिएशंस जो हैं वो फ्री, मतलब आप फंक्शन कर सकते हो, यू आर फ्री, बट आपका जो सोर्स ऑफ फंडिंग है उसको रेगुलेट करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास है। तो सिग्निफिकेंस क्या था इस जजमेंट का? इस जजमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि एफसीआरए जो है वो एक रेगुलेटरी लॉ है, कोई प्रोहिबिशन लॉ नहीं है। दूसरा, इसमें कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी जो है वो लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जो स्टेट है वो रीजनेबल कंडीशंस लगा सकता है आपकी फॉरेन कंट्रीब्यूशंस पे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एफसीआरए रूल्स 2026 में ये रूल्स लेके आई है गवर्नमेंट, जिससे कि जो 2020 में अमेंडमेंट हुई थी ना उसके रूल्स में और ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस इन्होंने डाल दिया है। तो इसमें क्या-क्या, ये रूल्स वर्ड को ध्यान रखना, ये अमेंडमेंट बिल नहीं है, ये रूल्स है। तो रूल्स में गवर्नमेंट ने क्या कहा है, जो भी रूल्स नोटिफाई हो गया है, ये अभी इन फोर्स है। पहला है पर्पस सिलेक्ट स्पेसिफिक एंड स्टेट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन, यानी कि अब आपको एफसीआरए लाइसेंस लेते टाइम बताना पड़ेगा कि आप किस लिए बाहर से पैसा लेना चाहते हो। एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, उसमें से आपको टिक करना है। दूसरा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ यूज होगा इंडिया में। पंजाब में होगा, हरियाणा में होगा, हिमाचल में होगा, यूपी में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, इन सब से।
तो इसका पर्पस क्या है कि इससे जो फंड्स की डाइवर्जन है ना अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज या लोकेशंस के लिए, वो बेटर मॉनिटर हो सकेगी। फॉर एग्जांपल, आप रिसर्च बोल के, एनवायरमेंटल रिसर्च बोल के बाहर से पैसा लेते हो, बट ये प्रोविजन नहीं है कि कहाँ यूज करना है, तो आप वो पैसा लगाते हो निकोबार में जो गैलाथिया बे प्रोजेक्ट है वहां पे, और वहां पे आप एनवायरमेंट के नाम पे प्रोटेस्ट करते हो। या आप लद्दाख में जो गवर्नमेंट बॉर्डर के अक्रॉस रोड्स बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है आर्मी के लिए, वहां पे प्रोटेस्ट करते हो, तो ये अब गवर्नमेंट पहले ही कंट्रोल कर पाएगी। दूसरा है रिन्यूअल लिंक टू मिनिमम यूटिलाइजेशन। तो अब अगर आपको अपना एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना है, तो उसके लिए आपको पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में जितना पैसा मिला है, उसमें से कम 10 लाख खर्च किया हुआ दिखाना है। ऐसा नहीं है कि पैसा आता जा रहा है, आप खर्च नहीं कर रहे हो और आप रिन्यू करवाते रह रहे हो। तो इसका पर्पस क्या है कि सिर्फ जो एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस है ना, जो जेन्युइन सोशल वर्क में लगी हुई हैं, वही एफसीआरए रजिस्ट्रेशन होल्ड कर सके। देन थर्ड, इन्होंने इसमें की फंक्शनरी की जो डेफिनेशन थी ना, वो भी एक्सपेंड करी। पहले की फंक्शनरीज के लिए आपको सिर्फ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स देने होते थे। बट मान लो किसी एनजीओ के मेजर डिसीजंस हैं, वो कोई अननोन आदमी है, मिस्टर एक्स, जो कि ऑफिशियली कोई पोस्ट होल्ड नहीं कर रहा, बट ये लोग जो भी डिसीजन ले रहे हैं, साइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो इनके कहने पे कर रहे हैं, तो अब इनकी भी आइडेंटिटी आपको उजागर करनी पड़ेगी। ओके, पहले नहीं करनी पड़ती थी। तो इससे क्या होगा कि फॉरेन इन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, शेल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, बेनामी कंट्रोल, ये सब जो हैं, ये अब इनको छुपाना मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझो, मान लो एक एनजीओ है, उसको बाहर से 20 करोड़ मिलता है। अब प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया डॉक्यूमेंट, जो सेक्रेटरी है उसने रिटर्न फाइल कर दिए, बट रियलिटी में क्या हो रहा है, एक फॉरेन कंसल्टेंट है, वो बता रहा है कि ये पैसा कब और कहाँ स्पेंड करना है। कोई इन्फ्लुएंशियल ट्रस्टी है, वो हर एक प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है वर्बली, और तभी ये लोग साइन करते हैं। कोई डोनर का रिप्रेजेंटेटिव है, वो इनडायरेक्टली ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। तो अब आपको ये सब कुछ भी बताना पड़ेगा। फोर्थ है एनहांस्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनको अब और एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हम कौन कौन सी वेबसाइट्स, मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स ये जो हैं, ये हम चलाते हैं या स्पॉन्सर करते हैं। कौन से न्यूज़पेपर, पब्लिकेशन, ब्लॉग्स या ऐसे बाकी पब्लिक कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, जिनको हम चलाते हैं या स्पॉन्सर करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। या फिर आपको किसी इंटरमीडिएरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू फंड्स मिल रहे हैं, बट वो फंड्स एक्चुअली आ कहीं और से रहे हैं। गवर्नमेंट कहती रहती है ना, सोरोस का पैसा, सोरोस का पैसा, तो वो बीच में इंटरमीडिएरी ऑर्गेनाइजेशन से आ रहे हैं, तो आपको वो अल्टीमेट डोनर भी अब बताना पड़ेगा। अब इससे ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, और पैसों के एक्चुअल सोर्स को छुपाना और ये सब करना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद जो परमिसिबल रिलीजियस एक्टिविटीज है ना, इसकी भी डेफिनेशन को क्लियर किया गया है। आप अगर आपकी जो रिलीजियस एक्टिविटीज है, वो वर्शिप एंड प्रेयर है, रिलीजियस टीचिंग है, आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की मेंटेनेंस है, कोई चैरिटेबल एक्टिविटी जो कि रिलीजन से रिलेटेड है, आप लंगर लगा रहे हो, भंडारा लगा रहे हो, ये सब अलाउड है। बट अगर आप रिलीजियस कन्वर्जन के एफर्ट्स कर रहे हो या रिलीजियस कन्वर्जन्स कर रहे हो, तो आपको एफसीआरए में परमिशन नहीं मिलेगी। अब हम देखते हैं, जो गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एफसीआरए अमेंडमेंट बिल लाए हैं, और अगर वो पास हो गया तो एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा 2026 का। उसमें क्या बदलाव किया, जिसके नाम पे अभी ये सारी कंट्रोवर्सी इंडिया में हो रखी है। तो सबसे पहला जो इसमें बदलाव है ना, वो है एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने की बात की है। तो मान लो एक एनजीओ है जिसका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन या तो कैंसिल हो गया, या उसने खुद सरेंडर कर दिया, या उसने रिन्यू नहीं करवाया, या वो एक्सपायर हो गया। तो अभी जो कानून है वो क्लियर नहीं है कि उसके जो एसेट्स हैं, मान लो उसने स्कूल बिल्डिंग्स बना रखी हैं, या हॉस्पिटल्स हैं, या एम्बुलेंस हैं, कंप्यूटर है, ऑफिस है, मेडिकल इक्विपमेंट, बैंक बैलेंस, व्हीकल्स, कुछ भी एसेट हो सकता है। तो अब जब एफसीआरए लाइसेंस उसका खत्म हो गया है, तो इन एसेट्स का क्या होगा? अभी लॉ इस पे कुछ नहीं कहता है। तो इससे लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टेनिटी आ रही है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाएंगे, एक गवर्नमेंट ऑफिसर बिठाएंगे, एक अथॉरिटी बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करेगी, और उसका काम क्या होगा, टेम्पोरेरीली या परमानेंटली ये जो एसेट्स हैं, फॉरेन फंडेड एसेट्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, इनका चार्ज लेना। और ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी गवर्नमेंट ने बनाई है, इसके पास है वेस्टिंग पावर। वेस्टिंग मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का जो लीगल कंट्रोल है, उसका मालिकाना हक है, वो एक से दूसरे के पास ट्रांसफर होना। तो अब इनके पास इसका लीगल कंट्रोल जो है वो चला जाएगा, एफसीआरए कैंसल या उन्हें रिन्यू नहीं करवाया, एक्सपायर हुआ, उस केस में। सो वेस्टिंग ऑफ एसेट्स वाली यहाँ पे एक बात है। तीसरा है टेम्परेरी वर्सेस परमानेंट वेस्टिंग। तो टेम्परेरी वेस्टिंग होती है कि मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो एफसीआरए लाइसेंस है वो गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया,
और वो उस कैंसिलेशन को लेके एनजीओ कोर्ट में चली गई। अब कोर्ट में क्या है, कोर्ट में फैसला आने में टाइम लगेगा, तो उतने टाइम के लिए जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो उन एसेट्स को सेफ रखेगी। दिस इज टेम्पररी वेस्टिंग इन द नेम ऑफ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। और अगर एनजीओ जीत जाती है तो वो जो उसका सामान है वो उसको वापस मिल जाएगा। और अगर वो एनजीओ हार जाती है तो परमानेंटली ये जो सब उसके एसेट्स हैं ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चली जाएगी। ओके, बट अब परमानेंट इनके पास चली गई तो इन परमानेंट एसेट्स का क्या हो? तो गवर्नमेंट कहती है कि ये अथॉरिटी क्या कर सकती है, या तो ये उनको पब्लिक यूज के लिए यूज करते रह सकती है कि अगर किसी एनजीओ ने हॉस्पिटल बनाया है तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या करेगी, ये इसको किसी और अथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर कर सकती है, गवर्नमेंट एजेंसी को हैंड ओवर कर सकती है, ताकि लोगों को इसमें उपचार मिलता रहे। या फिर ये इसको बेच भी सकती है और वो पैसा चला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। वेल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में जो अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये क्या कहती है कि आप फॉरेन फंड्स जो है, मान लो उनसे कोई मंदिर बनाया गया, मॉस्क बनाया गया, चर्च या गुरुद्वारा बनाया गया, ओके, और फिर उसका एफसीआरए लाइसेंस हो गया खत्म उस एनजीओ का, तो अब ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चला जाएंगे, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी है। तो यहाँ पे ये इसको बेच नहीं सकते, इनको इसका रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो प्रिजर्व रखना पड़ेगा, यानी कि मंदिर है तो मंदिर रहेगा, वहां पे पूजा होती रहेगी, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, वहां नमाज होती रहेगी। और इसमें एफसीआरए की जो अमेंडमेंट है, जो पहले 5 साल की पनिशमेंट होती थी उसको भी कम करके अब 1 साल का कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ये चेंजेस क्यों लेके आई है? ताकि जो फॉरेन फंडेड एसेट्स हैं वो मिसयूज ना हो, जब एफसीआरए का लाइसेंस किसी एनजीओ का रिन्यू ना हो पाए या कैंसिल हो जाए। ये इंश्योर करने के लिए जो हॉस्पिटल, स्कूल, वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि विदेशी पैसे से बना है, वो जनता की सेवा में लगा रहे। लीगल क्लैरिटी इससे आएगी रिगार्डिंग ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ दीज एसेट्स, और रेशनलाइज द पीनल प्रोविजंस के 5 साल से 1 साल कर दिया है। तो अब लोग इसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये हम इसकी उसमें पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस में, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। पहले देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ एफसीआर। तो एक डेटा पॉइंट समझ लो उससे पहले कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि 16,200 एसोसिएशंस हैं जिन्होंने 2024-25 में 22,963 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ रुपए बाहर से फॉरेन फंडिंग ली है। तो इससे हाईलाइट होता है कि एफसीआरए जो है वो एक रेगुलेटरी लॉ है, कोई प्रोहिबिटरी लॉ नहीं है। इसको आप अपने आर्ग्यूमेंट्स में लिख सकते हो। तो पहला इसका पॉइंट इन फेवर है, इट प्रोटेक्ट सोवर्निटी एंड नेशनल इंटीग्रिटी, क्योंकि ये फॉरेन एंटिटीज को प्रिवेंट करता है कि वो इंडिया के जो इंटरनल अफेयर्स हैं उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना कर सके अपने फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन से, जैसे कि इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी, प्रोटेस्ट, प्रेशर ग्रुप, सेपरेटिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी, या कुछ भी ऐसी चीज जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी का लिए खतरा हो। दूसरा है इसका जो आर्गुमेंट इन फेवर है वो है कि इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाता है जिसमें आप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ले सकते हो। तो आप एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में ही ले सकते हो, एसबीआई वाले में। आपको फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, आपको अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल करने होंगे, ऑडिट करवाने होंगे, और आपको अपनी डोनर और यूटिलाइजेशंस जो है, यूटिलाइजेशन डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्लोज करनी होंगी। तो इससे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। देन इट प्रिवेंट्स मिसयूज एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स। तो ये हमने देखा कि इसमें सेफगार्ड्स हैं कि किस तरह से जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको सिर्फ उसी काम के लिए यूज किया जाए जिसके लिए ये आपने पैसा मंगवाया है। तो सब ग्रांटिंग पे बैन है, पर्पज स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन है, एरिया स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर आप सिर्फ 20% ही कर सकते हो, और गवर्नमेंट का इंस्पेक्शन और ऑडिट, ये सब प्रोविजंस जो हैं, इससे फंड्स का डाइवर्जन, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड मिसयूज ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब प्रिवेंट होगा। देन डी है जो इसके आर्गुमेंट फेवर में है, प्रमोट्स जेन्युइन डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो एफसीआर ये नहीं कहता कि वे सारी फॉरेन फंडिंग बंद। जो जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, वुमेन चाइल्ड वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, डिजास्टर रिलीफ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, रिसर्च, इनमें काम कर रही हैं, उनको ये अलाउ करता है कि आप बाहर से पैसा लो, ओके, और लीगल फ्रेमवर्क के अंडर लो। तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो हैं वो फैसिलिटेट होती हैं। देन नेक्स्ट है, ये जो लॉ है ये ग्लोबल प्रैक्टिसेस से अलाइन करता है कि इंडिया अकेला ऐसा कंट्री नहीं है जहां पे फॉरेन इन्फ्लुएंस को रेगुलेट करने के लिए ऐसा कोई कानून बनाया गया है। यूएसए में आपका है फारा एक्ट, ओके, ऑस्ट्रेलिया में आपका है फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी स्कीम, यूके में है आपका फॉरेन इन्फ्लुएंस रजिस्ट्रेशन स्कीम। तो इंडिया भी इन्हीं कंट्रीज की तरह अपना एक कानून लेके आ रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर है एड्रेसिंग इमरजेंट चैलेंजेस, यानी कि अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं इन्होंने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रेंथन किया है, मजबूत बनाया है, क्योंकि इसमें जो फंड्स हैं अब उनको अच्छे से ट्रेस किया जा सकता है,
उनकी डाइवर्जन रोकी गई है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो की फंक्शनरीज की वो एनहांस की गई है, और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है कि किस तरह से फॉरेन फंडेड जो एसेट्स हैं उनको मैनेज किया जाए। और ये जो रिफॉर्म्स हैं, इससे ये जो लॉ है ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा हमारे जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं फॉरेन फंडिंग से रिलेटेड, उनको एड्रेस करने में, कि कहीं फॉरेन फंडेड प्रोटेस्ट तो नहीं हो रहे हैं, अनरेस्ट लाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, इस तरह की चीजें। देन अब इसके अगेंस्ट क्या क्या आर्गुमेंट है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहला इसका जो क्रिटिसिज्म है उसका एक डेटा पॉइंट समझो। 22,000 से ज्यादा एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। 15,000 रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सपायर हो गए हैं क्योंकि वो रिन्यू नहीं हो पाए या नॉन कंप्लायंस की वजह से। और जो एक्टिव एफसीआरए रजिस्ट्रेशन हैं वो अप्रोक्सीमेटली 14,500 के आसपास अभी स्टैंड करती है। तो इन फिगर्स से ये इंडिकेट किया जा सकता है कि ये जो लॉ है एक तरह से रिगरस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तरह बनाया गया है, जिसमें कि बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है कंप्लायंस और अकाउंटेबिलिटी पे। तो पहला इसका नेगेटिव क्या है? इंक्रीजिंगली रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो क्रिटिक्स जो हैं वो कहते हैं कि ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं 2020 के बाद और अभी जो 2026 में बताई जा रही हैं, इससे एफसीआरए जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो गया है। गवर्नमेंट ओवरसाइट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी एनहेंस कर दिया गया है। तो जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि इससे जो इंडिया की सिविल सोसाइटी है, जो एनजीओज हैं, उन पे एक चिलिंग इफेक्ट आएगा और उनका काम करना जो है एक तरह से असंभव हो जाएगा। देन इम्पैक्ट ऑन स्मॉल एंड ग्रास रूट एनजीओज। अब इनका कहना है कि बहुत सारी एनजीओज जो हैं वो रिमोट एरियाज में, छोटी छोटी एनजीओज हैं जो रिमोट एरियाज में काम करती हैं, उनके लिए खुद के लिए विदेशों से पैसा रिसीव करना, उसको मैनेज करना इंडिपेंडेंटली पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। पहले ये अपने प्रोजेक्ट्स को बड़ी एनजीओज के थ्रू इंप्लीमेंट करती थी, फंड करती थी। एक बड़ी एनजीओ को पैसा आ गया, उसने भेज दिया, झारखंड में भेज दिया, सिक्किम में भेज दिया, ऐसे करके वो पैसा यूज होता था। बट अब क्योंकि सब ग्रांटिंग पे बैन हो गया है 2020 के बाद, तो ऐसी कोलैबोरेशंस जो हैं वो डिफिकल्ट हो गई हैं। सिमिलरली ये कहते हैं कि 20% का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे जो कैप लगा हुआ है, वो भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चैलेंजिंग है, जिनकी ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है क्योंकि वो रिमोट एरियाज में, डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल एरियाज में, ऐसी जगह पे वो काम करते हैं। देन नेक्स्ट है हाई कंप्लायंस बर्डन। एफसीआरए कंप्लायंस जो है उसमें बहुत सारी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन है, पीरियोडिक रिन्यूअल है, एनुअल रिटर्न्स हैं, आपको ऑडिट्स करवाने हैं, डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट है, डिटेल डिस्क्लोजर्स हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन, ये सब है। तो इससे क्या हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप सीए हायर करो, लॉयर हायर करो, ये करो, वो करो, और इसमें बहुत सारा टाइम और रिसोर्सेज जो है वो डेवलपमेंट वर्क में नहीं बल्कि इन्हीं कामों में ही लग जाता है। देन एक और इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट दिया जाता है कि एसेट वेस्टिंग का जो प्रपोजल है, कि अब गवर्नमेंट एजेंसी के पास वो पैसा, वो एसेट्स आ जाएंगे। तो इसमें क्रिटिक्स कहते हैं कि एनजीओज ने इतने सालों से फॉरेन कंट्रीब्यूशन में जो मेहनत करके अपने एसेट्स बनाए हैं, वो उसको खो देंगे। स्कूल, हॉस्पिटल, वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में चला जाएगा। और स्ट्रॉन्ग प्रोसीजरल सेफगार्ड्स जो हैं वो जरूरी हैं ऐसा आर्बिट्ररी एक्शन प्रिवेंट करने के लिए। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जानबूझ के ही हमारा लाइसेंस रिन्यू ना करे और हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले, जस्ट टू पनिश अस, कि भाई वो हमारी व्यूज से खुश नहीं है। ओके, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि दिस इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देन नेक्स्ट है कि ब्रॉड एंड वेग टर्मिनोलॉजी। तो बहुत सारी इसमें टर्मिनोलॉजी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, इनको डिफाइन नहीं किया गया है। तो इनका तो कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है। जैसे आप एजुकेशन के लिए, आपको ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप पेपर लीक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर हो गया? आप एनवायरनमेंट के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पर अगर आप फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन के लिए आप प्रोटेस्ट करते हैं, या आप उसके लिए एडवोकेसी करते हैं, या आप वकील भेजते हैं, तो क्या आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर हो गए? तो इस तरह की जो वेग टर्मिनोलॉजी है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने में इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है। देन ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन एरियाज सच एज ह्यूमन राइट, एनवायरनमेंट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी, इन पे भी, एडवोकेसी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पे भी बहुत इसका इम्पैक्ट होगा। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये जो एनहांस स्क्रूटनी है एफसीआरए के अंडर, ये डिस्करेज करेगी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को कि ये वॉचडॉग फंक्शंस को अंडरटेक कर सके, इवन व्हेन देयर एक्टिविटीज आर लॉफुल। और फिर एक इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी आता है कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और कुछ यूएन मैकेनिज्म्स, इन्होंने बार बार अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं कि एफसीआरए जो है ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पे रिस्ट्रिक्शंस प्लेस कर रहा है, जिससे कि सिविल सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है वो रिस्ट्रिक्ट होगी। तो अब क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इसका? कि एक रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी अप्रोच आप अपनाएं। आप जो एनजीओस हैं उनको लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क में क्लासिफाई करें, और उसके हिसाब से उनको एफसीआरए लाइसेंस दें। लो रिस्क को भाई तुम 10 साल में करवा लेना, मीडियम रिस्क तुम 5 में करवाना, हाई रिस्क भाई तुमको हर साल करवाना है। फिर ग्रेटर लीगल क्लैरिटी। तो ये जो वेग टर्म्स हैं इनको डिफाइन करो आप।
तीसरा है सिंपल कंप्लायंस फॉर जेन्युइन एनजीओस, कि कुछ जो एनजीओस हैं जो एक्चुअल में ग्राउंड पे काम कर रही हैं, उनका जो कंप्लायंस का जो प्रोसीजर है कि आप उनका फास्टर रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल कर दो, उनकी प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स को कम कर दो और डिजिटल एंड पेपरलेस कंप्लायंस आप ले आओ। फिर आप स्ट्रेंथन टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग, कि आप रियल टाइम डिजिटल रिपोर्टिंग की बात करो, ऑनलाइन डैशबोर्ड हो जो फंड यूटिलाइजेशन के लिए, एंड टू एंड डिजिटल ट्रैकिंग हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, और एआई बेस्ड रिस्क असेसमेंट जो है, एनॉमली डिटेक्शन है, वो आप यूज करो। तो इससे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब बढ़ेगी बिना फालतू की रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए। फिर आप एक इंडिपेंडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को भी एस्टेब्लिश करो, ताकि आप टाइम बाउंड मैनर में इनकी जो भी अपील्स हैं, अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, रिन्यूअल डिनाई हो गया, फंड्स फ्रीज हो गए, इनको वो इंडिपेंडेंट अपीलेट बॉडी में अपील कर सके और एक प्रोसीजरल फेयरनेस के थ्रू उसको रिजॉल्व करवा सके। देन बिल्ड कंप्लायंस कैपेसिटी। अब बहुत सारी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उनके पास लीगल और फाइनेंशियल एक्सपर्टीज नहीं होता, तो गवर्नमेंट को उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कंप्लायंस मैनुअल, डिजिटल सपोर्ट प्लेटफॉर्म, टेक्निकल असिस्टेंट फॉर स्मॉलर एनजीओ, ये सब प्रोवाइड करने चाहिए। फिर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एफसीआरए फ्रेमवर्क। अब ये जो लॉ है, इसको भी पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए, ताकि इसका जो इम्पैक्ट है नेशनल सिक्योरिटी पे, सिविल सोसाइटी पे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे, ईज ऑफ कंप्लायंस पे, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पे, ये सब स्टडी किया जा सके, फीडबैक मिल सके और इसको इम्प्रूव किया जा सके। ये इसके लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रीलिम्स के और मेंस के दिए हैं, आप इनको कर सकते हैं प्रैक्टिस। इस लेक्चर से ये सब हो जाएंगे, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएं या व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, अगर गवर्नमेंट टेलीग्राम को फिर से बैन कर दे। ये मेरा इंस्टा का क्यूआर कोड है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। This you're watching the Underdogs Acharya. My name is Rawan Up Singh. Like, share, subscribe, notification icon दबा दो। ये है आज का मोटिवेशन। Thank you for watching. Have a great day.